आर्टिकल 17 में ऐसे कोई मतलब बहुत ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया आर्टिकल 17 ने खुद को, बस कहा है कि भाई एवोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं अनटचेबिलिटी का। और इसका मतलब दूसरा ये है कि अगर कोई टचेबल्स अनटचेबल्स आज भी करता है तो वो ऑफेंस और पनिशेबल है, भाई उसे सजा होगी। अब यहाँ सोचने वाली बात है, आर्टिकल 17 जैसे कह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई अनटचेबिलिटी को नहीं फॉलो करेगा, इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेगा, अगर कोई फॉलो करेगा तो उसको सजा होगी, वो पनिशेबल रहेगा। अब थोड़ा आर्टिकल 17 के बारे में सोचिए, ये ऐसा राइट है जो राइट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है मेंशन तो किया है, और जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 तब से सारे प्रोविजंस लागू है। लेकिन इसको समझिए आप, आर्टिकल 17 कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो बस ये बात लिख के सही में एबोल्यूशन हो जाएगा अपने आप? पॉसिबल नहीं है। तो ये राइट अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 14 को आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन वो देगा ही। आर्टिकल 15 आपको इक्वल एंट्री मिलेगी ही मिलेगी पब्लिक प्लेसेस में, कोई सरकार रोक नहीं सकती है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक पोस्ट, आपके गवर्नमेंट पोस्ट, थोड़ी ना गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, तो उसको मतलब अलग से इंप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत है आर्टिकल 14 या 15 या 16। लेकिन आर्टिकल 17 ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 17 में लिख दिया हमने कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी सारी चीज़ें हो गई, नहीं, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए लाने पड़ेंगे लॉज, एक्ट। अब इससे पहली बात तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स में जितने भी हमें राइट्स दिए हैं उसमें से कुछ राइट्स तो अपने आप इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन कुछ अपने आप नहीं होते, उन्हें लागू करने के लिए हमें एक्ट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमें आर्टिकल 23 में देखना है या फिर 24 में देखना है। जैसे आर्टिकल 23 कहता है फोर्स लेबर जो है वो बंद किया जाएगा, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। बोलने से थोड़ी होगा, आपको उसके लिए एक्ट्स लाने पड़ेंगे ना। जब तक आप देखो, मैंने शायद इसके पहले भी हमारी बात हुई थी कि एक्ट्स कहाँ आते हैं, एक्ट्स की ज़रूरत कब लगती है, लॉज की ज़रूरत कब लगती है। जहाँ पे मॉरलिटी नल रहती है वहाँ पे लॉज की ज़रूरत रहती है, जहाँ पे मॉरलिटी है वहाँ पे लॉज की क्या ज़रूरत। अगर हम लोग सिर्फ इंसान को इंसान समझें तो वहाँ टचेबल अनटचेबल का मामला ही नहीं रहेगा ना, वहाँ क्या मामला रहेगा। और अगर वहाँ पे मामला ही नहीं है तो ऐसे मतलब जिस कंट्री में ये मामला ही नहीं है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर राइट्स में ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत है, लॉज लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली हमें लॉज की ज़रूरत तब पड़ती है जब मॉरलिटी कहीं ना कहीं कम रहती है। अगर मॉरलिटी है तो उसको लॉज में उसको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप इतने साल से सोचो, आप 1950 से ये आर्टिकल है, इसके लिए कुछ एक्ट्स भी बनाए हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, सिविल राइट एक्ट बना है इसके लिए। और सिविल राइट एक्ट क्या, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को फॉलो किया तो ठीक है, वो पनिशेबल तो है, उसके ऊपर केस हो जाएगा और मामला ये हो जाएगा कि लगभग उसको 6 मंथ का और जो फाइन है वो भी उसको अलग भरना पड़ेगा। ये केस है। और भी बहुत सारे केसेस है, मैं केसेस को लेके आता हूँ। बहुत बार क्या होता है ना कि केसेस का बहुत बार गलत फ़ायदा भी लिया जाता है, मैं उसको लेके भी आता हूँ। लेकिन 1950 से ये आपको राइट मिलेगा। लेकिन शायद आपको अगर 2008 का इंसिडेंट पता होगा तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट का, और उसे हम लोग कहते हैं खैरलांजी चैप्टर, खैरलांजी एपिसोड। सुने हो कभी? कभी नहीं, कभी मैंने बताया भी नहीं आपको। मतलब ये हमारे कंट्री में ना वो कास्टिज्म की ना जितना हाइट हो चुकी है या फिर जितने हाइट वाले एपिसोड है उसमें से ये एक एपिसोड है 2008 का। हमारे नागपुर से ही पास भंडारा, और भंडारा में एक विलेज है खैरलांजी, और खैरलांजी में एक फैमिली रहती थी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, जिनका नाम बहुत मांगे समथिंग कुछ तो था। और अनफॉर्चुनेटली वो पूरे गांव में एक ही फैमिली जो थी वो अलग कास्ट से बिलोंग कर रही है, बाकी सब लोग जो है वो अलग कास्ट से। अलग कास्ट से मतलब थोड़ा अपर कास्ट से, अपर मतलब बहुत अपर नहीं, हमारे यहाँ अपर और लोअर का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बड़ा अरे बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊँ कि जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में भी जितने हैं तो ठीक है, हम तो उनको एक एंगल से देख सकते हैं, लेकिन वो भी बोलेंगे कि हट निचले कास्ट के, हम ऊपर के कास्ट के हैं। महार मांग को कहोगे हट तुम लोग नीचे हो, ये होता है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाता। लेकिन फिर भी गांव में जो थोड़ा अपर कास्ट के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, तो ऑफकोर्स वो लोअर कास्ट के हैं, लोअर क्लास से है, तो वो हर बार चीज़ें तो प्रॉब्लम होती थी, झगड़े होते थे, बहुत बार होते थे। एक संडे लेकिन उनके लिए बहुत ही बुरा आया, वो ऐसा
कि बगल वाले बंदे से किसी बात को लेके वो इंसान की बहस हो गई, उसने पूरा गाँव उठा के ले आया, 2 आदमी थे, 2 लेडीज थे वो घर में। 2 लोगों को तो वो जो आदमी लोग थे उनको तो मार के तो मार डाला गया, वो बात अलग, लेकिन जो 2 लेडीज थी सारे गांव के पुरुषों ने उनके ऊपर रेप किया। और ये इसलिए तो मैंने कह रहा हूँ कि ये कास्टिज्म का सबसे हैवानियत वाला मामला है हमारे कंट्री में, जो नागपुर से बहुत ही पास में हुआ था, 2008 की बात, समथिंग 7 की बात। आप गूगल में देख लेना, आपको मिल जाएगा पूरा स्टोरी। तो सोचो आप कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 50 साल के बाद भी अगर ये हालात हो गए तो भाई सोचने वाली बात है कि कितना अभी भी सोसाइटी जो है ना वो चेंज आया है, ये एक बड़ा बात है। लेकिन ठीक है, कोशिश तो हमने की है कि हम अनटचेबिलिटी को फिनिश कर दे, उसका एबोल्यूशन करें, और उसको करने के लिए ही हमने फर्स्ट टाइम एक एक्ट लाया था 1955 को, जिसको हम अनटचेबल एक्ट के नाम से ही जानते थे सिंपली। लेकिन उस एक्ट में सामने चेंजेस लाए गए, नाम उसका चेंज किया गया था 1976, और 1976 से फिर इसी एक्ट को जाना जाता है सिविल राइट एक्ट। अनटचेबल्स या फिर अनटचेबिलिटी, इसका कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता कि भाई किसे अनटचेबल कहें, और इसका कोई मतलब प्रॉपर कोई डेफिनेशन भी तो थोड़ी बना है ना, ऐसा कोई नहीं बना है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई अनटचेबल्स कौन, कैसे, क्या। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये तो ठीक है, मतलब ट्रेडिशन और नॉर्म से पैदा हुई एक ट्रेडिशन है, नॉर्म है, और ये मतलब ऐसे लोगों को अनटचेबल्स कहा गया था जिनको कहीं ना कहीं, जिनके ऊपर एक स्टैंप लगाया गया था कि ये सोशल डिसेबल है। सोशल डिसेबल मतलब ये समाज में रहने लायक नहीं है, समाज में कोई काम करने लायक नहीं है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट करने का कोशिश किया। तो ऐसे आज बहुत सारे एक्ट्स हैं जिस एक्ट से अगर कोई अनटचेबिलिटी अभी भी फॉलो करता है तो उसके ऊपर केसेस जा सकते हैं, और अगर केसेस गए तो 6 मंथ तक का उनको। और कुछ अगर हम लोग थोड़ा सा कड़क वो चीज़ें देखें तो ऐसा है कि अगर वो उस ऐसे केस में फंसा है तो इलेक्शन में वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको, वो एलिजिबल नहीं रहता है उसके लिए, इलेक्शन के लिए। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था ना कि बहुत बार एक्ट्स या लॉज के जो है वो गलत फ़ायदे भी उठाए जाते हैं। जैसे एक एक्ट है, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अच्छा ये एक एक्ट है, सबसे फेमस है अनटचेबिलिटी को लेके, एट्रोसिटी। सुना होगा आपने एट्रोसिटी? हाँ, एट्रोसिटी एक्ट जो है, एट्रोसिटी एक्ट इसी बेसिस पे है ना, मतलब कोई अनटचेबिलिटी करता है तो। लेकिन देखो मामला क्या है कि समझ के चलो कि ये पर्सन अगर बैकवर्ड से है और अगर कोई अपर क्लास का पर्सन इसे अगर मतलब अनटचेबिलिटी कर रहा है तो ये पर्सन कर सकता है अपर क्लास। अब उसने अगर केस किया, इसने अगर केस किया, तो वो सामने वाला जो बंदा है ना, वो केस पहली बात ऐसे कि वो नॉन बेलेबल है। बेलेबल नॉन बेलेबल आपको शायद समझ में आता होगा, ठीक है। मतलब बेलेबल मतलब भाई आपके ऊपर ठीक है भले एफआईआर जाएगा, लेकिन आपको जेल सीधा भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेल मिल जाएगी, कोर्ट आपको बेल दे देंगे। लेकिन नॉन बेलेबल में कोर्ट कहेगा कि हमारे पास वो परमिट नहीं है, सीधा उसको कस्टडी में रखा जाएगा। अब उसे कहते हैं नॉन बेलेबल। अब मामला ये है कि इस एक्ट को लेके बहुत बार ऐसा रहता है, अपर क्लास लोअर क्लास में प्रॉब्लम, कुछ हुआ भी नहीं तो भी धमकी दी जाती है, केस डाल दूंगा, अंदर कर दूंगा। तो ये जो गलत फ़ायदा है ना बहुत बार इन केसेस का, ऐसा होता है बिल्कुल सेम। जैसे अगर हम लोग 2006-2007 के ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके भी बहुत बार जो है वो गलत फ़ायदे उठाए जाते हैं। एनीवे, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेके कोई खास इसको एक्सेप्शंस भी नहीं मिलेंगे। एक्ट्स हैं, एक्ट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गए तो शायद सोसाइटी पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, ठीक है। बाकी आर्टिकल 17 में कुछ खास नहीं। नेक्स्ट डालिए आर्टिकल 18। स्टेट किसी भी पर्सन को कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दे सकता है। पहली बात तो टाइटल क्या उसे समझिए, ना तो ये कन्फ्यूज़न रहेगा। जैसे हम लोग क्रिकेटर्स को या फिर स्पोर्ट पर्सन को अर्जुन पुरस्कार देते हैं ना, है ना। जो आर्मी के जवान हैं उन्हें भी अवार्ड्स मिलते हैं, और बाकी भी सिविल अवार्ड्स हैं, उन्हें हम लोग टाइटल्स नहीं कहेंगे। टाइटल्स क्या, जो पहले के ज़माने में दिए जाते थे, जैसे राव बहादुर, राय बहादुर, महाराजा, महाराजाधिराज, ये टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स हैं। तो आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? आर्टिकल 18 कह रहा है कि स्टेट किसी भी पर्सन को कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दे सकता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कौन नहीं दे सकता है? स्टेट। हम बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं बिल्कुल, ओ महाराज कहाँ जा रहे हो, वो बात अलग है।
गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो बताए क्या हो रहा है इससे। आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने किसी को, सही में एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी को राय बहादुर का टाइटल दे दिया, महाराजा का टाइटल दे दिया, तो अब उन लोगों में से वो कहीं ना कहीं खास हुआ ना। और हम तो प्रोविजंस पढ़ रहे इक्वलिटी की। इक्वलिटी अगर मेंटेन करना है तो ऐसे टाइटल्स को कहीं ना कहीं बॉयकॉट करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। तो हम इन टाइटल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और दूसरी बात कि किसी इंडियन सिटीजन को भी किसी भी फॉरेन कंट्री से, गवर्नमेंट से कोई भी टाइटल अगर लेना है या फिर उनको मिल रहा होगा तो उन्हें पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना ज़रूरी, उसके बाद ही जो है उन्हें वो टाइटल दिया जा सकता है। इसके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शंस है कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना कोई पर्सन जो है बाहर से अपने मन से टाइटल नहीं ले सकता। फिर से इसको बात समझिए, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडियंस को मिलती ही हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2005 में वो अवार्ड गया था आपका। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लद्दाख का जो लद्दाख के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ ना, हाँ मैंने बताया था ना कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है उन्हें, नाम नहीं याद आ रहा है। सेम रवीश कुमार को भी गया है, सेम अरविंद केजरीवाल को भी गया है। तो ऐसा नहीं, फॉरेन अवार्ड्स आप ले सकते हो लेकिन अवार्ड्स अलग है, टाइटल अलग है। अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की देखें, बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री ने उनके कंट्री का सबसे ऊंचा जो सिविल अवार्ड है, जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया में सबसे ऊंचा सिविल अवार्ड भारत रत्न है, वैसे जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में है वो दिया था तेंदुलकर को। और तेंदुलकर ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जो नॉन ऑस्ट्रेलियन और जिसे ऑस्ट्रेलिया का वो सर्वोच्च अवार्ड मिला। तो ऑफकोर्स वो अवार्ड हुए, हम टाइटल्स की बात कर रहे हैं। कोई टाइटल्स नहीं दिया जाएगा। जैसे इंग्लैंड का जो किंग है, उनको तो कोई दूसरे काम नहीं है, वो तो इसको उसको टाइटल है ना, देते ही रहता है। तो ऐसे अगर टाइटल्स देना है तो पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम उन टाइटल्स की बात कर रहे हैं अब। लेकिन इसको लेके ना बहस हो गई थी 1995 में, सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी जिसे हम लोग कहते हैं बालाजी राघवन केस, यही आर्टिकल 18 को लेके। तो इसे लिख सकते हो ना कि महाराजा, राय बहादुर, राव बहादुर, ये टाइटल्स नहीं दिए जा सकते। बालाजी राघवन केस गई थी आप हमारे कंट्री के जो सिविल अवार्ड्स हैं उसको लेके, कि सिविल अवार्ड्स फिर टाइटल में आते हैं क्या, और अगर आते होंगे तो फिर स्टेट ये अवार्ड्स कैसे दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया कि सिविल अवार्ड्स अलग हुए और टाइटल्स अलग हुए। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जिसे हम लोग महाराजा या फिर राय बहादुर कह रहे हैं वो टाइटल्स हुए, और ये भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये जो सिविल अवार्ड्स हैं वो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ खास, कुछ बेहतरीन काम किया हो। तो वो टाइटल नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने जो काम किया है उसका उन्हें एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है देश की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट के इस केस के जजमेंट ने जो सिविल अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही दिए बिल्कुल जा सकते हैं, ये उन्होंने क्लियर किया था। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कुछ कंडीशंस रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन ये है, जजमेंट ये है कि बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को जिसने उस लेवल का काम किया है उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये दे सकते हैं। लेकिन जिसको ये टाइटल मिले हैं वो पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सन इन टाइटल्स को या फिर इन अवार्ड्स को अपने नाम के पहले यूज नहीं कर सकता। जिसको मिला है वो पर्सन, वो स्पेसिफिकली, मतलब वो अपने घर के बाहर अगर नेम प्लेट लगा रहा है तो वो बिल्कुल नहीं लगा सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो यूज नहीं कर सकता। वो कहीं जा रहा है एज ए रिप्रेजेंटर तो यहाँ पे नेम प्लेट लगा है उसका भारत रत्न कुछ है ना, वो नहीं हो। हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं, जैसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम बोल देते हैं, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम बोल सकते हैं, वो यूज नहीं कर सकते। या फिर इनका सिविल अवार्ड वापस ले जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है उसको लेके। आप अगर करंट अफेयर पे काम करते होगे तो आपके मैगजीन्स में आपको बिल्कुल मिला होगा कि इस साल पद्मश्री इतने लोगों को, पद्म भूषण इतने लोगों को, एक दो लोगों को नहीं जाते हैं, लोगों को जाता है। ऐसे पद्मश्री पद्म भूषण कई हो गए, कंगना रनावत मिला है उन्हें। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है उनको भारत रत्न कब मिलेगा, मिलना चाहिए अब तक, मतलब मिल जाएंगे जल्दी। लेकिन ऐसे बहुत बल्क में जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है बस, ऐसा नहीं। इसको लेके लेकिन कुछ रूल हैं। जैसे ये जो 3 नागरी अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री,
ये एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 120 लोगों को दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 120 तक दिया जा सकता है। भले आप 100 पद्मश्री दे दीजिए, 10-10 वो दीजिए, कुछ भी, लेकिन 120 के ऊपर ये सिविल अवार्ड्स नहीं जाएंगे। और रही बात भारत रत्न की, तो भारत रत्न साल भर में 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ है और सबसे पहले किसे मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, फिर हम ये भी पता होगा कि हम जो हर साल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो उन्हीं के नाम से करते हैं। तो हम, ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न उन्हें जाता भी है, और आप सोचिए कि उनके नाम से हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे टीचर्स आप लोगों को ना मिले, लेकिन अरे ऑफ कोर्स ना, आप सोचो आप सोचो ना कितना क्या है ये, सही में ये केस चली है, ठीक है। सो एनीवेज 1954 को फर्स्ट भारत रत्न गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बीच में लेकिन भारत रत्न गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। अब 1954 को इसे शुरू तो किया, कांग्रेस ने शुरू किया। ऑफकोर्स अब कांग्रेस ने शुरू किया तो कांग्रेस ने शुरू की हुई हर एक बात अपोजिशन के लिए तो अछूत है, वो तो बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। तो जब 1977 में मोरारजी देसाई इनका गवर्नमेंट आया था, जनता दल का पार्टी, तो 1977 में इसको बंद कर दिया, घोषित कर दिया था गवर्नमेंट, हम किसी को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, फालतू बात है। लेकिन इनकी सरकार बची कितना टाइम? 2 साल, 2.5 साल। फिर से 1979 में इनकी सरकार गिर के 1980 में फिर इंदिरा गांधी आई, और फिर से 1980 में भारत रत्न देना शुरू हो गया। अब बस और एक बात याद रखिए कि जैसे लास्ट टाइम इन द सेंस 2008 में भारत रत्न गया था पंडित भीमसेन जोशी ने, और 2008 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 तक, 14 तक मस्ट किसी को भारत रत्न नहीं मिला। फिर 2014 या 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सुब्रमण्यम दोनों को भारत रत्न दिया। तो ये 2008 से लेके तो बीच के 14 तक फिर से ये बंद थे। क्या बंद नहीं थे? हमने दिया नहीं, मतलब कोई लायक तो मिले, मतलब देना है इसलिए देना ही है, ऐसा थोड़ी रहेगा भाई। कोई लायक इंसान मिले तो हम उसे देंगे। बस अभी देखिए मजे की बात क्या है कि यहाँ पे यहाँ जब जनता दल पहली बार आए थे तो उन्होंने बंद कर दिया था, कहा कि बिल्कुल ये नहीं चलेगा। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी ने शुरू किया। अब एक पूरे एक्सपेक्टेशन थे मोदी जी से कि वो 2014 से इसे बंद कर देंगे, इसको नहीं चलाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बात वो है जहाँ पे फायदे की बात है वो चीज़ें चलती रहेंगी, जहाँ पे फायदा नहीं है वो चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, इसका कनेक्शन कैसा हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लास्ट ईयर का जो भारत रत्न है वो किसे गया? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। आज ठाकुर जी का एक कैंडिडेट उधर से आया है, बिहार से। अरे बिहार इलेक्शन में है ना, मैथिली ठाकुर आई है ना, तो ये सारा कनेक्शन रहता है, ये सारा कनेक्शन रहता है। दूसरी बात, 2014-15 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। उसके बाद जब 4 साल के बाद जब आपके फार्मर प्रोटेस्ट जब चला यहाँ पे, वो 3 फार्मर लॉ को लेके जब चला था, तो उसको लेके है कि उसके पहले कुछ तो बात है, शायद उसी को लेके है। तो एक इंग्लैंड या किसी कंट्री की बहुत फेमस सिंगर थी, इसने उसके ऊपर ट्वीट कर दी कि ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का ना बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट है जो फार्मर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया खुद एक फार्मर कंट्री है। उसके करोड़ ऑफ फॉलोअर्स पढ़ ली उन्होंने। अब उससे क्या हुआ इम्पैक्ट, मतलब मोदी जी की छाप थोड़ी वो हो जाएंगी ना। तो उसके ट्वीट पे रीट्वीट करने का काम किया था तेंदुलकर ने, और तेंदुलकर ने कहा था कि आपने आपके देश का देखना चाहिए, हमारे देश की तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यकीन मानिए अगर तेंदुलकर जी को भारत रत्न नहीं मिला रहता तो ये ट्वीट नहीं गया रहता। समझ में आ रही क्या बात? उन्हें मिला है तो इसलिए वो ट्वीट जाएगा भी, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो वो होगा। तो ये सारी हिसाब से कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती हैं। एनीवेज चलो, जैसे अभी इतने सालों से जब बात चली रही है फ़ायदे की, और जब फ़ायदा नहीं है तब, इतने सालों से आपको पता है आपके देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बाद सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? अच्छा, ये दोनों तो सबसे पावरफुल है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद सबसे पावरफुल पर्सन कौन है या फिर था, पता है? कुछ लगा सकते हो, आइडिया है? एक दिन, एक 24 घंटे से बड़ा वो इसमें है, पॉपुलरिटी में है, आ जाएंगी आप तक न्यूज़। 2008 से वो मतलब मोदी जी उनके ऊपर आग बंद करके ट्रस्ट करते थे,
और जो इनका आईटी सेल मतलब इनका जो इंटरनेट वाला जो सेल है उसका वो हेड, जितना एडवर्टाइजमेंट हुआ है ना और जितना भी कांग्रेस की मतलब ऐसी तैसी हुई है उस पर्सन का माइंड, उसको बेसिकली मतलब इतना इम्पोर्टेंस था कि कहा जाता है कि ये दोनों के बाद वही पर्सन एक जो सबसे पावरफुल है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने उसको अपने टीम से भगा दिया। तो भगा दिया तो क्यों भगाया, बस इसका आंसर नहीं मिल रहा है। सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या हुआ अचानक से। आपको जो अपोजिशन में है और जो वो न्यूज़ मीडिया चलाते हैं ना जो मोदी जी के खिलाफ है, वो तो बड़ा देख रहे कि एक्चुअली हुआ क्या। आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, तब आएगा सामने। कुछ वो काम का नहीं रहा होगा, फिर जो कुछ अभी उसको निकाल, उसको बीच में दूरदर्शन में रखा था और उसको जो मंथली सैलरी था ना दूरदर्शन में, जिनके खुद के वांदे खाने के, सही में 15 करोड़ पर मंथ उसका सैलरी था बॉस। 15 करोड़, अरे इतना तो वो दूरदर्शन का टर्नओवर नहीं होगा, आप यकीन मानो। बस लोग रंगोली देखते हैं संडे को और कुछ नहीं देखते दूरदर्शन पे, सही में। आप सोचो इतना उसको, अच्छा क्योंकि आप दूरदर्शन पे भी जो है उसको उस तरीके से, ये जितना आइडिया है ना मन की बात सब उसका है, जितना आपको दिखता है सारी चीज़ें उसका माइंड है, उसका पूरा माइंड है। उसी ने बताया था मोदी जी को, मोदी जी बस आप ही की मन की बात बताना, किसी की नहीं सुनना, सुनना ही नहीं, आप बस बोलते रहो, लोग सुनते रहेंगे। एनीवेज, नाम मिला क्या उसका, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है ना, उसका सरनेम जोशी है, ठीक है, आ ही जाएगा आपके पास। चलो 18 ये फिनिश हो गया। देन चलो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी फिनिश, खत्म। अब हम लोग जाएंगे राइट टू लिबर्टी की तरफ। मतलब आप यहाँ जो बैठे हो ना, आपके सामने अगर सारे राइट्स परोस दिए जाएं आर्टिकल 14 से लेके 30 तक, और पूछा जाए कि बताओ भाई आपको बस इसमें से एक ही राइट मिलना है, तो आप बोलो कि आपको कौन सा राइट चाहिए, तो आप सबसे पहले कूद के आर्टिकल 19 उठाओगे सबसे पहले। जब हमने बात किया ना कि रिस्ट्रिक्शंस कब कब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो हमने कहा ना कि जब इमरजेंसी का टाइम रहता है, नेशनल इमरजेंसी का टाइम, तब आते हैं मतलब आएंगे ही ऐसा नहीं है, लेकिन इतने सारे राइट्स हैं हमारे, तो 14 से लेके 30 तक, इतने राइट्स में से लेकिन आर्टिकल 19 ये अपने आप फिनिश हो जाता है, हम यूज़ नहीं कर सकते। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 का राइट हम यूज़ नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और बाकी जो राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट को लगता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। लेकिन देखो फिर आर्टिकल 19 कितना क्रूशियल होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इसे रोका जाता है। तो आर्टिकल 19 बेसिकली हमें ना 6 टाइप ऑफ राइट्स देता है। एक्चुअली पहले इसमें 7 थे, लेकिन अब उसमें से एक चीज निकल गई। कौन सी चीज निकल गई वो भी हम लोग बाद में देखते बैठेंगे। अभी तो जो है वो पहले हम लोग जो 6 राइट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर के एक्सेप्शंस देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। पहले हल्के फुल्के चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस मतलब हम हमारी सोच को फ्रीली रख सकते हैं किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी सोसाइटी के सामने इस देश में। फ्रीडम ऑफ असेंबल मतलब हम कहीं पे भी एक साथ असेंबल हो सकते हैं, एक साथ आके मिल सकते हैं, बट विदाउट कैरिंग एनी वेपन्स, है ना, ये कंडीशन है, उस पर आएंगे ही हम लोग, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएट, हम कोई भी सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ है, कोई भी हम हमारे हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूव एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे घर से निकल के आप बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, झारखंड चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, जाके वापस आने का राइट आर्टिकल 19 देता है। देश के अंदर ही घूम के वापस आने का राइट आर्टिकल 19 देता है। देश के बाहर कोई बाहरी देश में जाके उस देश से वापस आने का राइट आर्टिकल 19 नहीं देता। आर्टिकल 19 राइट हमको दे रहा है कि देश के अंदर ही जहां घूमना है घूमो, वापस अपने घर में आ जाओ, आर्टिकल 19। लेकिन देश के बाहर निकल के वापस आने का राइट हमें आर्टिकल 19 नहीं देता है। वो हमारा राइट ही है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 19 से नहीं मिलता। किस राइट से मिलता है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। देन फ्रीडम टू रेसिडेंस एनीवेयर मतलब हम भले नागपुर से बिलोंग करते हो या फिर नागपुर में रहते हो, नागपुर के रेसिडेंट हो, हम टेम्पररी या परमानेंटली नागपुर छोड़ के इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी
बिल्कुल हमारा रेसिडेंस वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ये राइट है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम हमारे हिसाब से, हमें जो प्रोफेशन करना है, हमें जो काम करना है, हम हमारे हिसाब से हमारा प्रोफेशन कर सकते हैं। हमें बिजनेस करना है, बिल्कुल बिजनेस करेंगे। बिजनेस में भी हमें जो भी टाइप का बिजनेस करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये चीज़ें सबको इक्वल राइट्स देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ये जो हमें राइट्स मिले, इन एक एक चीज़ को, एक एक राइट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट दलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। बहुत बार ये आर्टिकल 19 का ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसको हम लोग ना बहुत ही मतलब ईजी लेते, मतलब छोटी सोच में समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हमें बोलने का राइट है। अरे बोलने का राइट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का राइट कि भाई मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। बात ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी बात को रखने का राइट। अब अपनी बात को रखने का राइट मतलब क्या? आपके व्यूज, आपके ओपिनियन, आपके बिलीफ इजीली, फ्रीली रख सकते हो कि आपको क्या लगता है, आपका क्या विश्वास है, आपकी क्या सोच है, आप इस बात पे क्या विचार रखते हो। आपको आपके इन सोच को पूरी तरीके से रखने का राइट है। अब ये जो सोच हम लोग रखेंगे वो कैसे? किसी भी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओरली अपनी सोच को रख सकते हो, आप अपनी सोच को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कर सकते हो मतलब ऑफ कोर्स आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, आप बिल्कुल इंटरनेट पे समझ के चलो कि व्हाट्सएप है या फिर सोशल मीडिया है, वहां पे आपके पोस्ट या फिर आपको जो पोस्ट लगता है उसको बिल्कुल पोस्ट कर सकते हो। आपको क्या लगता है, आप पिक्चर से भी अपने सोच को रख सकते हो। पिक्चर से समझ में आ रही बात? स्केच बना के, ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि वो अपनी सोच किस तरीके से रखे। एक पेंटिंग से भी वो अपनी सोच रख सकता है, स्केच बना के भी रख सकता है, बोल के भी रख सकता है, या फिर मीडिया में कुछ चीज़ को पोस्ट करके भी रख सकता है। बिल्कुल एक एग्जांपल लेंगे कि अगर आपको फेसबुक पे एक पोस्ट दिखी और आप चाहते हो कि हाँ ये सही है, तो उस पर आपने थंब दिया ना, दिया थंब, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी सोच रख रहे हो कि हाँ भाई हम तो इस बात को मानते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आपके सोच को रख सकते हो, लेकिन ये राइट अगर हमने अनलिमिटेड एब्सोल्यूट कर दिया तो बहुत परेशानी होगी ना, क्योंकि लोगों की सोच तो अजीबोगरीब है और अजीब कम गरीब ज़्यादा है। अब फिर तो किसी भी तरीके से कोई भी कैसी भी सोच को रखा जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा और वहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहना बिल्कुल ज़रूरी थे और इसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। अब इसमें हम लोग अगर एक्सेप्शंस देखें, मतलब रिस्ट्रिक्शंस अगर देखें, तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमें मिलेगा कि हमारे कंट्री की इंटीग्रिटी डैमेज हो, ऐसे कोई व्यू, ऐसे ओपिनियन रखने का हमें राइट नहीं है। अब जैसे जब भी हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी के साथ एक वर्ड आता है, वो है फ्रैटर्निटी। आप समझ के चलो कि हमारे देश में हर हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ, हर मुस्लिम जो है वो हिंदू के खिलाफ अगर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो यहाँ तो इंटीग्रिटी हमारी डैमेज होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग सोच ही तो रख रहे हैं ना, बेसिकली लोग जो है वो सोच ही रख रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें हमारे कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए ज़रा बहुत मुश्किल है। और हमारी है ही आदत, हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, हम जो बुरा दिखता है उसी को प्रमोट करते हैं। और हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन में आपको 100, 1000, 2000 में से एक बंदा तो ऐसे मिलेगा कि जो बदमाश है और जिसके कारण पूरा कम्युनिटी बदनाम होता है। बिल्कुल होता है, हम उसे प्रमोट करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कभी उसे प्रमोट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल लेंगे, अभी लास्ट टाइम कुंभ मेला हुआ, अभी कुंभ मेला नासिक में है। नासिक के बारे में मैं आपको बताया था शायद, तपोवन के पेड़ काटने वाले हैं, गवर्नमेंट बताया नहीं बताया। अभी लगभग वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि लगभग 6 करोड़ लोग नासिक में आने के चांसेस है, और उसमें आपको साधु संत यही सादा रहेंगे, तो उनके रहने के लिए क्या, तो वहाँ जहाँ से गोदावरी बहती है उसके पास एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको तपोवन कहा जाता है। सारे फॉरेस्ट अगर वो पूरा फॉरेस्ट देखे तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है। बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट की हम लोग एक वो नहीं ब्रांच नहीं तोड़ सकते हैं।
और गवर्नमेंट ने, मतलब वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उस जंगल में जो 1750 समथिंग पेड़ थे सबको काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, संत आएंगे तो रुकेंगे कहाँ पे? वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं, सोशल सर्वेंट जो है, उन्होंने इतना हंगामा कर दिया, लगभग 15-20 दिन लगे उनको, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया, फाइनली गवर्नमेंट चांद बैठा कि ठीक है हम लोग एक भी पेड़ नहीं काटेंगे। इनका क्या कहना है कि हम लोग यहाँ से 1700 काट रहे हैं ना, हम लोग नासिक के उस पार जो है वो 3400 लगाएंगे। अरे यार, तुमसे एक नहीं लगाना हो तो तुम लोग कहाँ 3400 लगाने वाले हो? तो वहाँ पे, और वहाँ नासिक में एक पर्सन है, शायद आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, निरंजन टकले। अरे बड़ा, बहुत ही तीखा बोलते हैं वो, बहुत ही तीखे। पहले वो जर्नलिस्ट थे, अभी वो पूरे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हो गए। उन्होंने जो रिसर्च किया है, उनका रिसर्च एक हुआ है सावरकर जी पे। और ये पर्सन है रिसर्च करने के लिए पता है कहाँ गया? पेरिस गया, इंग्लैंड गया, जहाँ पे इंडिया हाउस एंड ऑल दैट। मादाम कामा जहाँ रुके थे वहाँ गया, वहाँ से सारे उसने डॉक्यूमेंट्स लाए, ये वो ऐसा वैसा करके उसने बुक छापी कि बेसिकली सावरकर इनका पास क्या था। कभी सुन लेना उनको, निरंजन टकले को, रिसर्चर है अभी, तो वो रिसर्च ही करता है बेसिकली। तो वो लीड कर रहे थे, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे शांत हुआ। तो ऐसे बहुत बार होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे कंट्री में, जैसे मैंने कुंभ मेला की बात क्यों निकाली, कुंभ मेला ये जो प्रैक्टिस है ये किसने शुरू किया आपको पता है? हाँ, ये पता, मैं किस लिए हूं मैं बताऊंगा। अकबर ने किया, अकबर ने किया। ये आपको सुन के थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन अकबर ने किया। अब उसमें और एक मजे की बात बताता हूँ, जो स्नाई स्नान कहते हैं ना, ठीक है, स्नाई स्नान, तो ये क्या था? जब अकबर ने पहली बार, ऑफ कोर्स वो शुरू हुआ कुंभ मेला, और सबसे पहले अकबर नहाया, तो अकबर नहाया तो उसको कहा गया था कि ये है स्नाई, क्या कहते हैं उसको? हाँ, मतलब जब बड़ा महाराज या फिर किंग जब नहा रहा है तो उसको वो कहा गया। और उसके बाद वो प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की गई हर बार हर बार हर बार। वैसे भी तो वो हिंदू को हैप्पी करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता था, तो उसने ये किया। ऐसे चीज़ों को हम लोग नहीं प्रमोट करते, ऐसी चीज़ों को हम लोग वो करते हैं। अभी शायद आपको 15-20 दिन पहले कोई अगर न्यूज़ पता होगी, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, कार थी, उसने शायद बच्ची को बचाने के लिए उसका कुछ टर्न हो गया, वो पुल से गाड़ी नीचे आ गई, लगभग वो पूरी अंदर जाने वाली थी, तो एक बोट वाला बंदा गया, पता है, हाँ, और उसको बड़े मुश्किल से बचाया। अब जो डूबने वाला बंदा था वो था सौरभ तिवारी, और बचाने वाला जो था वो था मोहम्मद फैजल समथिंग, ऐसा कुछ तो नाम था। ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते, लेकिन जहाँ से फ्रैटर्निटी मेंटेन होना वो नहीं करेंगे। मतलब हो सकता था कि वो उसमें उसका डेथ हो जाता, क्योंकि गाड़ी लगभग पानी के अंदर गई थी। लेकिन लोग उसमें, इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं ना जो बदमाश रहते हैं, और वो कुछ गलत हुआ उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। अभी की बात है, एक 2 दिन 3 पहले, कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से पर्सन है, उनका स्टेटमेंट बड़े पर्सन है, उनका स्टेटमेंट कहाँ का तो मंदिर है, मस्जिद है, तो वो मस्जिद वो खुद स्टेटमेंट दे रहे कि वो कंफर्म जो है वो मंदिर के ऊपर बांधा हुआ है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कम्युनिटी के लोगों को कि उन्होंने जो वो चीज़ है, वो जगह है, वो हिंदू को दे दो। वो मोदी जी के बहुत पास का बंदा है। अब सोचो पॉलिटिक्स कितना ऊपर हो चुका है रिलीजन से, है ना। तो ऐसे ही लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ती है। फिर हिंदू और भड़क जाएंगे, भाई हाँ ये बात सही है, और भी देखो कहाँ मस्जिद है, सब तोड़ दो। हम आगरा का वो तोड़ने चले थे भाई, बताओ, ताजमहल, जिसको 7 वंडर्स में हम लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ देखने आते हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें अंदर ही देखना है कि क्या है, हम तोड़ देंगे। क्या कहा जा रहे हैं हम लोग, समझ में आता है। एनीवेज, मामला यही है कि इंटीग्रिटी डैमेज हो, ऐसा कोई भी हम अपनी सोच को नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सोच रखते समय कोर्ट का इंसल्ट करना, उसको कहते हैं हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब उसका क्या डेफिनेशन है तो मैं आपको बताऊं। आप कोर्ट के जजमेंट पे बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपको जब हम लोग क्रिटिसाइज कहते हैं, तो क्रिटिसाइज करना मतलब उसको तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका इंसल्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। हम कोर्ट को नहीं कर सकते। अगर कोर्ट को अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, लेकिन उसका भी एक तरीका है उसको क्रिटिसाइज करने का। मतलब मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूँ, 2002 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट महाराष्ट्र ने
तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और तब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि बॉम्बे के, मुंबई के सारे जो डांस बार हैं वो हम लोग बंद कर रहे हैं, लीगली बान। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इससे गड़बड़ हो रही है, पूरे डांस बार बंद। और सोचो आप कि लगभग अगर हम लोग मुंबई में उस टाइम के डांस बार निकाले तो लगभग 15,000 थे, 15,000। 15,000 डांस बार में, एक डांस बार में लगभग समझ के चलो कि 100-150 महिलाएं काम कर रही हैं। 15,000 इंटू 100 कर लो तो देखो कि कितने लैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयड हो गए, गड़बड़ हो गई। अब मामला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हो गया, रूल बना दिया। ये केस गई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 2016 में अपना डिसीजन दिया। और मामला ये था कि भाई एक्ट इस तरीके से लाके किसी लोगों के रोजगार जो है, किसी के पेट पे ऐसे लात मार सकते हैं क्या गवर्नमेंट? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो डिसीजन दिया वो ये कि बॉम्बे के जो डांस बार जो बंद किए गए उसको रीओपन किया जाए। ओपन कर दिया गया, लेकिन रीओपन करते समय उन्होंने बाकायदा कुछ रूल्स बनाए। उनका कहना यह था कि ये फालतू चीजें ना बढ़े, इसके लिए रूल्स बनाना है स्टेट गवर्नमेंट का काम। तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि जहाँ पे स्टेज है वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं जाएगा, स्टेज से लगभग 10-15 मीटर दूर तक इनके टेबल लगेंगे। हाईकोर्ट ने पूरा गाइडलाइन दिया कि ऐसा ऐसा होगा, आप किसी का वो नहीं रोक सकते। अब यहाँ पे क्या किया हाईकोर्ट ने? तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल को या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को बदल दिया ना। अब बदल दिया तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अपना स्टेटमेंट देंगी, बिल्कुल देंगी। अब 2016 में सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तो फडणवीस साहब ने अपना स्टेटमेंट देते समय देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हैं। तो देखो पहले फडणवीस जी सम्मान कर रहे हैं और उसके बाद फिर बोल रहे हैं लेकिन हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है कोई कि इतना बेवकूफ भरा डिसीजन हमने आज तक नहीं देखा। बोल के दिखाओ तो बोलना, कम से कम 2-4 दिन के लिए अंदर तो हो गए। क्योंकि इस तरीके से क्रिटिसाइज करना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। और कोर्ट बिल्कुल भी भाईचारा नहीं दिखाता इसमें। अगर वो कोई लॉयर भी है, अगर वो कोई जज भी है और उससे भी अगर ऐसा कुछ होता है भाई, उसको भी बुलाया जाएगा कि आओ और बताओ कि आपने किस सिचुएशन में हमारे ऊपर इस तरीके से क्रिटिसाइज किया। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला डाल दिया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। ठीक है, तो कोई बेसिकली इस तरीके से कोई अपनी बात को नहीं रख सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। जैसे और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात बताना था कि आप कभी कोर्ट जाओ और गलती से अगर आपका सेल फोन जो है वो रिंगिंग पे है और वो रिंगिंग का सेल फोन अगर गलती से बज भी गया जब वहाँ पे काम चल रहा है तो भी कम से कम 100-200 रुपये का आपका फाइन लगेगा। ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। पता चला वहाँ पे बड़े आराम से बातें कर रहे हो, जोर जोर से बातें कर रहे हो, 500,000 का फाइन। और कुछ ज़्यादा हो गया तो 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 6 महीने के लिए इतना आपको जेल किया जा सकता है। बिल्कुल कोर्ट इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। कोर्ट बिल्कुल किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं करता। आप देखो आपके इसमें व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में आपको कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट मिल जाएंगे, आपको बीजेपी के खिलाफ भी पोस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी रेयरली कोर्ट के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, पिछले 3 महीने में चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई है। मतलब पहले पिछले 3 महीने के केस में ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आप कोर्ट या जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ तो 1 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता खाया, मारा गया। अब इतनी बड़ा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ। और उसमें सीजीआई का जो बड़ा दिल दिखाना का उनका जो मामला है ना, वो उससे और भी बुरा, क्योंकि इस कारण लोगों की हिम्मत बढ़ेंगी कि कोर्ट को तो फिर तो हम लोग कुछ भी बोल सकते, क्योंकि कोर्ट अपना डिसीजन देते समय बिल्कुल भी ये नहीं देखता है कि भाई ये किस रिलीजन से है, ये किस कास्ट से है, ये कौन है, ये क्या है। उनका काम ये है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये बता रहा है उस हिसाब से हम लोग डिसीजन देंगे, मामला खत्म। ठीक है, तो अब मामला ये हो जाएगा कि आम लोग भी ऐसे सोचेंगे कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसा डिसीजन दे दिया, तो क्रिटिसाइज इसके बाद हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को बड़ा सीरियसली लेता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन ये भी कि जो हमारे वो कंट्रीज हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन खराब हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट उस कंट्री के खिलाफ हम लोग नहीं निकाल सकते। हमारा एक फ्रेंड आया है ना अभी इंडिया में, पुतिन आया है ना। अभी ये इसने भी गड़बड़ कर दी पुतिन ने, कि
उसका आना मतलब कहीं ना कहीं किसी के पेट में दर्द होना। आपको किसके पेट में दर्द हो सकता है? सरपंच के, बैठा उधर सरपंच, हाँ, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब पुतिन का इस तरीके से आना, तो मुझे लगभग 100-150 साल पुरानी एक बात याद आ गई जो रशिया ने ऐसे ही किया था अफगानिस्तान का जब मैटर चल रहा था। अफगानिस्तान जब तब मतलब वहाँ पे जब आज हम लोग जब ब्रिटिश रूल में थे तब की बात, और लॉर्ड लिटिन जब था तब की बात बता रहा हूँ। लॉर्ड लिटिन ने अफगानिस्तान को पूछा था कि भाई हम हमारे एम्बेसी को भेजना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि नहीं भाई मत भेजो, जो है वैसे चलने दो, और रशिया ने ज़बरदस्ती भेज दिया। तो फिर वो चिढ़ गया था लिटिन कि अच्छा हम जब बोले थे तो नहीं, और वो कैसे भेज सकते हैं। इसी कारण तो वहाँ पे 3rd अफगान वार हुआ था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक चाल पुतिन ने खेली कि चलो भाई हम अब देखते हैं कि अमेरिका क्या कहता है। एनीवेज, जैसे रशिया है या फिर समझ के चलो कि जापान है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे दोस्त हैं, और हम या फिर सिटीजन्स या फिर कोई भी बिल्कुल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर सकते जिस कारण उनसे हमारे रिलेशन ख़राब हो। इसको लेके हम पे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे 2021 के कोविड के टाइम पे ऐसे हुआ था, कौन सा कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा दोस्त राष्ट्र ही है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ स्टेटमेंट्स किया था वैक्सीन्स को लेके उस कंट्री के खिलाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंट्री से माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी मांगते हैं, ये तो बेवकूफ़ सा बच्चा है, ये कुछ भी बोल देता है, जान दो पागल है ना, बोल के छोड़ दो इसको, इसकी बात का बुरा मत मानो। तो वही बात है कि हम किसी के साथ रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं कर सकते जिसके कारण फ्रेंड स्टेट से हमारा रिलेशन ख़राब हो। चलो ये एंड और एक इंसाइटमेंट टू एंड ऑफेंस, कोई ऑफेंस के लिए किसी को भड़काना, ये हमारे कंट्री में बहुत ही ईजी है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। पहले एक मूवी बनाओ, मूवी को पब्लिश करो, फिर मुख्यमंत्री आएंगे, फिर स्टेटमेंट दी जाएंगी, फिर चलो औरंगाबाद कवर खोदेंगे, उसको निकालेंगे, बदला लेंगे, चले लोग लोगों को पढ़ना लिखना है नहीं, ये काम करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हिस्ट्री की सच्चाई बताता हूँ। बहुत बार हिस्ट्री पढ़ाते समय भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया तो ज़्यादा अच्छा है। शायद लाइक मैंने आपको शायद बताया था, जब उस पागल इंसान ने संभाजी महाराज को पकड़ा था और औरंगाबाद जब ले जाया गया तो लगभग 5 किलोमीटर दूर से उनको पूरी जंजीर बांध के उनको घसीट घसीट के ले जाया गया था। दोनों तरफ पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बुलाया गया था। ऑफ कोर्स औरंगाबाद महाराष्ट्र का रीजन था, सबको लाइन में खड़ा कर दिया था, सबके हाथ में पत्थर दिए गए थे और सबको ऑर्डर दिया गया था हम जब खींच के ले जाएंगे तो तुम्हें पत्थर मारना है। और उन सारे मराठी लोगों ने संभाजी महाराज को पत्थर मारे हैं। तो आधे तो संभाजी महाराज वहीं पे जो है वो ख़त्म हो गए थे, ख़त्म इन द सेंस फिजिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे। तब बताओ एक भी मराठी इंसान को ज़रा भी शर्म नहीं आई? आप सोचो ना, एक भी पर्सन को शर्म नहीं। अच्छा उन्होंने क्यों मारा? डर, हमें मार दे जाएंगे तो फिर आप में क्या फिर ये है राष्ट्रभक्ति है? बिल्कुल नहीं है। आपके महाराज को ही इस तरीके से आपके नज़रों के सामने से लिया जा रहा है और आप खुद पत्थर मार रहे हो, तो भी पहले तो ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, एनीवेज बताने का मकसद ये कि इस तरीके से अगर कोई करता है तो भी हम उसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत बार देखना ना आप, बेसिकली दो लोगों के इसके लिए भाषणबाजी के लिए या फिर पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए ना बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। एक राज ठाकरे जी लगते हैं रिस्ट्रिक्शंस, बहुत बार परमिशन नहीं मिलती। और दूसरे बात हैदराबाद के जो वो है ओवीसी, हाँ, इन दोनों को लेके हर बार लगभग परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब ओवीसी इनको आना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुलिस कहेंगे भाई नहीं उधर ही जाओ ना भाई, इधर मत आओ। वैसे सेम राज ठाकरे, उनको भी बड़ा रोका जाता है क्योंकि उनके ऐसे बिल्कुल स्पीच रहेंगे ना जो कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण में आते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। ठीक, देन नेक्स्ट, कोई भी सिटीजन्स नागरिक ये एक साथ असेंबल हो सकते हैं विदाउट कैरिंग एनी वेपन्स। आपने किसी ने कैरी तो नहीं किया ना? हाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, सीधा सीधा मामला है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे जो इंटेंशंस है वो क्लियर है, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं।
कुछ प्लान करने के लिए तो बैठे नहीं हैं, तो बिल्कुल हमें पूरा राइट है कि हम असेंबल हो सकते हैं, असेंबल हो के हम हमारी बातें रख सकते हैं, या फिर जिस काम के लिए भी असेंबल हुए हैं हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये राइट हमें हमारे फ्रीडम ऑफ असेंबल में, राइट टू असेंबल में मिलते हैं। लेकिन इसके भी आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे। हम बोल तो रहे भी कि आ सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस मतलब ये है कि बेसिकली आपने गलत इंटेंशन से असेंबल नहीं होना है, और इसलिए वो वर्ड यूज़ किया गया है कि विदाउट कैरिंग एनी वेपन्स। लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे एक एक्सेप्शन आपको मिलता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर्टिकल 141 अगर लगा हो तो हम एक साथ असेंबल नहीं हो सकते। 141 आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी कोड, आईपीसी सेक्शन 141 अगर लगा हो तो हम इन द सेंस 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते। 5 या 5 से ज़्यादा लोग, आपने इन रूल्स को देखा है, मैं समझा तो बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। और दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर्टिकल 144 लगा है तो हम लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, असेंबली नहीं हो सकते, घर के अंदर रहना पड़ेगा। एक एक बात को समझते हैं। जैसे यहाँ असेंबल होने के लिए मुझे भी घर से निकलना पड़ा, आप लोगों को भी घर से निकलना पड़ा, घर से निकल के हम लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। लेकिन जब किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में या फिर कंट्री में अगर सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर्टिकल 144 लगा है, बस याद रखिए आर्टिकल 144 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस एक्ट का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल अगर लागू है या फिर लागू हुआ है तो हम एक साथ असेंबल नहीं हो सकते। मतलब ये है काइंड ऑफ कर्फ्यू। जब कर्फ्यू लागू होता है तो हम एक साथ नहीं आ सकते। सेम जब इंडियन पिनल कोड 141 लगा है उस टाइम पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते। अगर आपको याद होगा तो कोविड में इस एक्ट को लागू किया गया था कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पे जमा नहीं हो गए, याद है क्या आपको? ठीक है, कर्फ्यू काइंड ऑफ बिल्कुल पूरा माहौल था। किसी भी पर्सन को विदाउट एनी रीज़न बाहर निकलने का राइट नहीं था। जैसे आज अभी आप क्लास होने के बाद बाहर हो गए, बैठे हो साथ में 3-4 लोग, 5 लोग, 7 लोग बातें कर रहे हो, वैसे उस कोविड के ड्यूरेशन में था क्या? सीधा सीधा तो मामला था कि कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। सीधा सीधा मामला ये था कि बिल्कुल बाहर निकलना सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन फिर भी हम हैं, हम तो ये देखने के लिए बाहर निकलते थे कि एक्चुअली बाहर निकला तो होता क्या है। मतलब लड़कों ने तो इतने डंडे खाए जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फिर भी देखने जाते थे कि होता क्या है। भाई देख के तो आते हैं, डंडे कितने पड़ सकते हैं, ये भी एंजॉय किए। तो उस टाइम पे ऑफकोर्स कोविड के टाइम पे हमारे आर्टिकल 19 का राइट टू असेंबल ये रिस्ट्रिक्टेड था। और उस सिचुएशन में हम कोर्ट जा सकते हैं क्या? फिर भी ऐसे कैसे हमारे, मतलब यहाँ कोविड में हमारा तो सीधा सीधा मामला है भाई, हमें हमारे राइट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम बिल्कुल भी कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप अगर असेंबल हुए हो तो आपके इंटेंशंस ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वायलेंस फैलाने वाले नहीं होना चाहिए, रिचुअल्स नहीं होना चाहिए। और अगर ये 2 एक्ट से, ये एक्ट अगर लागू हैं तो भी हम लोग असेंबल नहीं हो सकते। हम हमारे हिसाब से, हमें जैसे लगता है, जो लगता है, हम कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को रख के बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। एनजीओ है, ट्रस्ट है, पॉलिटिकल एसोसिएशन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हम हमारे हिसाब से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ठीक है, एसोसिएशंस। अब हमने जब पार्ट्स देखे हैं ना, तो पार्ट्स में देखो हमने देखा है कि 97th अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, अभी इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें 2 आर्टिकल्स में दिखते हैं। एक तो आर्टिकल 19 में और दूसरा दिखता है आर्टिकल 39B में। ठीक है, वो 39B क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 में हमें क्या दिखता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करना ये देश के हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। ये राइट है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सोसाइटी है ना, एसोसिएशन है, तो उसे भी शुरू करने का राइट हमें बिल्कुल है। तो ये राइट हमें मिलता है। लेकिन अब एग्जाम्पल लेंगे।
अगर हम लोग कह रहे हैं कि एसोसिएशन हम लोग शुरू कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो लेबर एसोसिएशन रहते ना, रेलवे लेबर एसोसिएशन, एसटी लेबर एसोसिएशन। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेलवे है तो रेलवे में जो भी लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को अपने एसोसिएशन को, है ना, बिल्कुल राइट है, ये यही प्रोविजन देंगे, ये राइट बिल्कुल है। लेकिन उन्हें अपने हिसाब से एसोसिएशन शुरू करने का राइट है, लेकिन उस एसोसिएशन को स्ट्राइक करने का राइट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्राइक नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं। स्ट्राइक तो होता है ना, फंडामेंटल राइट नहीं। लेकिन तो फंडामेंटल राइट होगा तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट हर बार में कहेगा कि नहीं भाई वो राइट है, वो तो करेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी होगा। और दूसरी बात, हम बोल तो रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से कोई भी एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं अपनी इच्छाओं से। तो अपनी इच्छाओं से कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो, तो हम क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोल देंगे? नहीं ना। तो ऐसे भी हम बिल्कुल एसोसिएशन को नहीं खोलेंगे, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस। बहुत बार आर्टिकल 19 के 4th पॉइंट और 5th पॉइंट में ना कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि लगभग वो सेम दिखते हैं। क्योंकि यहाँ जो है ना 4th जो है वो तो कह रहा है कि टू मूव फ्रीली एनीवेयर, और जो 5th है वो देता है राइट कहीं पे भी रेसिडेंस होने का। दोनों चीज़ अलग अलग है। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं नागपुर से हूँ, तो मुझे नागपुर से अगर गोवा जाना है तो मैं यहाँ से समृद्धि हाईवे पकड़ के लातूर बाईपास से सोलापुर, सोलापुर से कोल्हापुर, कोल्हापुर से कर्नाटका से गोवा मैं चला गया। अब मैं गया 8-10 दिन के लिए गया और मैं वहाँ से वापस भी आया, तो मैं गोवा में 3 दिन रुका एग्जाम्पल, कोल्हापुर में 1 दिन रुका, सिंधुदुर्ग में 2 दिन रुका, मैं वहाँ पे रहा हूँ और मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। तो ये राइट मुझे है, मैं इस तरीके से इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकता हूं और वापस अपने घर आ सकता हूं। तो आर्टिकल 19 का 4th पॉइंट जो है वो कहीं जाके वापस आने का राइट देता है। और एक बात वैसे ही हमने क्लियर कर दिया, देश के बाहर जाके वापस आने का राइट आर्टिकल 19 नहीं देता। वो कौन सा क्या देता है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ आर्टिकल 19 का, और 19 का 4th पॉइंट। और 5th जो है इसको भी साथ में ले लेते हम कहीं पे भी टेम्पररी या परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, वहाँ के रेसिडेंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मैं यहाँ से गया, गोवा गया और गोवा से वापस आ गया, तो ये तो 19 का 4th पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ से गोवा गया एग्जांपल, और गोवा में मैंने घर ले लिया और वहीं पे मैंने क्लास डालने का प्लान करके जीपीएससी शुरू कर दिया, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, शुरू कर दिया। और 1-2 साल मैंने कहा कि मैं वही रह के देखता हूँ, तो ये मेरा परमानेंट रेसिडेंट वहाँ पे हुआ। तो ये राइट देता, अच्छा गोवा या फिर गोवा का स्टेट मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि कहीं भी महाराष्ट्रियन तू कैसे आ गया, नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। या फिर मैं एमपी गया और एमपी में मैंने एक बिजनेस डाल के मेरा परमानेंट रेसिडेंट मैंने वहाँ पे सेटअप कर दिया, तो बिल्कुल एमपी का स्टेट भी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। याद रखिए, जब महाराष्ट्र में स्पेशली पुणे और मुंबई में शिवसेना या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जब बिहारी, यूपी इनको टारगेट करते हैं, तो एक्चुअली वो आर्टिकल 19 के 4th या 5th पॉइंट को जो है वो डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका क्या कहना है कि नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार नहीं रहता, ये बाहर से लोग आते हैं रोजगार लेते हैं। अरे भाई, जो लोग बाहर से आके रोजगार ले रहे हैं ना, वो रोजगार आपके महाराष्ट्र के लोग नहीं कर सकते। पता है इनकी कितने राजेशाही थाट है। और सही में आप थोड़ा सोचिए कि सही में ये किसको बेसिकली मारते हैं, जो सब्जी बेच रहा है, जो पानीपुरी बेच रहा है, उनको मारे। आप महाराष्ट्रियन लोगों का पानीपुरी का ठेला दिखाओ आप मुझे, रेयर मिलेगा, गलती से मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊं। आज जाते जाते देखो, तो घर जाओगे ना तो देखो कि महाराष्ट्रियन किसी पर्सन का मिल रहा है क्या आपको ठेला, नहीं। वो आपको लगभग 90% जो मिलेंगे वो भैया जी ही मिलने वाले हैं, वही मिलेंगे ना। अब आप किसी महाराष्ट्रियन को बोल दो भाई एक काम करो, गुपचुप का ठेला लगा दो, तो पता है क्या बोलेंगे, हैं हम फालतू काम करें, अरे बैठे रहेंगे घर पे लेकिन नहीं करेंगे, ऐसा है। वो लोग आते बेचारे 100, 150, 200 रुपये दिहाड़ी लेके काम करने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो 500 के नीचे नहीं उतरते। प्रॉब्लम ये है ना,
तो बेसिकली काम हो रहा है महाराष्ट्र से, सारी चीज़ें हो रही, लेकिन क्या है, इनको पॉलिटिक्स खेलना है और कुछ नहीं करना है। अब मराठी का ही पॉइंट लेके आ गए थे बीच में कि नहीं मराठी ऐसे कैसे, हम हिंदी को नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये जितने चिल्ला रहे हैं, इनमें अगर दम होगा ना, है तो सारे पॉलिटिशियन ना, इनमें अगर दम होगा तो फिर जैसे ये हिंदी को अपोज कर रहे हैं तो वैसे इंग्लिश को भी अपोज करके दिखाएं, बंद करवा दें। अगर आपने बंद करवा दिया तो पूरे कॉन्वेंट नहीं बंद हो जाएंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। जो मराठी को लेके चिल्लाते हैं उनके बच्चे हायर इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, जो जहाँ पे इंग्लिश का स्टडी होता है या फिर इंग्लिश मीडियम रहता है, वहाँ पे पढ़ते हैं और ये चिल्लाते हैं मराठी को लेके, मराठी होना चाहिए, मराठी होना चाहिए। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये पॉलिटिशियंस है जो बेवजह भड़काते हैं, ठीक है। तो तब उस राइट को कहीं ना कहीं जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है जब इस तरीके से अपोज किया जा रहा है। अब ये राइट तो मिला है हमें कहीं पे भी फ्रीली मूव करने का और कहीं पे भी रेसिडेंट होने का, लेकिन इसको लेके रिस्ट्रिक्शंस है। पहले ऊपर के रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे, फिर यहाँ के रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे। लगभग सेम, एक ही पॉइंट अलग होगा। जैसे मूव एनीवेयर में एक रिस्ट्रिक्शंस हमें ये है, हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने, घूम के वापस आ सकते हैं, लेकिन हमें कई बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज में जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब उसके पीछे कुछ रीजंस ये है कि भाई वैसे ही वो कम्युनिटीज़ ऐसे है जो सोसाइटी से, जनरल सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनका अपना खुद का कल्चर है, उनका अपना खुद का लैंग्वेज है, खुद के ट्रेडिशन नॉर्म्स हैं। हम लोग जाएंगे और फ्रिक्वेंटली जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्बेंस होगा, बिल्कुल होगा, उनके कल्चर को डिस्टर्बेंस होगा। और ट्राइब्स का मामला है ना कि हमारे कंट्री में से कई ट्राइब्स हैं जो लगभग अभी ख़त्म होते हुए जा रहे हैं, मतलब उनका पॉपुलेशन बहुत ख़त्म हो गया। लगभग समझ के चलो कि 100-150 ही लोग रह चुके, कुछ ट्राइब्स के एग्जांपल बता रहा हूँ। वहाँ पे भी हम लोग जाके इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए हम बाकी लोगों पे ये रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ रहते हैं उस रीजन्स में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं। दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट टाइम एक डिसीजन दिया था कि एड्स पेशेंट्स को कहीं भी जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का खुद का जजमेंट था। ऑफ कोर्स ये जजमेंट किस कारण, एड्स पेशेंट है तो वो बाहर जो जा रहा है उसके कारण फिर से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उसको रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो ये एक्सेप्शन में आएगा। जो 5th पॉइंट है रेसिडेंस का, इसमें भी लगभग आपको यही मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अलग अगर देखें तो यहाँ पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज में हम रेसिडेंस नहीं अपना कर सकते हैं, रेसिडेंसी नहीं हो सकती। 5th पॉइंट में हम लोग अभी एक्सेप्शन देख रहे हैं 5th पॉइंट का। प्रोस्टिट्यूट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है पर्टिकुलर एरिया में रेसिडेंट होने के लिए। देन जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें भी किया जा सकता है, जैसे हम कहते हैं ना क्रिमिनल्स को तड़ी पार करते हैं ना, उनको हम लोग राइट नहीं देंगे। ये भी बड़ा सिंपल सा है, हम अपने हिसाब से अपने तरीके से कोई भी प्रोफेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं भी पढ़ाने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री डालूंगा, और किसी को कुछ बिजनेस करना है, किसी को ट्रक चलाना है ट्रक चलाएगा, किसी को दुकान चलानी है दुकान चलाना है, किसी को चाय बेचनी है चाय बेचेगा, झांसीरानी चौक में बेचना है वहाँ बेचेगा, किसी को अगर रेलवे स्टेशन पे बेचना है वहाँ बेचेगा। अपने हिसाब से प्रोफेशन चलाने का राइट हर किसी को है, लेकिन मामला यही है आपको इस पे भी एक्सेप्शंस और रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे। जैसे अब हम लोग बोल तो रहे हैं कि हर किसी को अपने हिसाब से जो है वो प्रोफेशन चलाने का राइट है, लेकिन एग्जाम्पल, आपको अगर क्लिनिक डालना है तो आपको डॉक्टर होना तो ज़रूरी है, और आपको अगर डॉक्टर होना है, क्लिनिक डालना है, क्लिनिक क्या प्रोफेशन ही है ना उसका, तो उसके लिए उससे डिग्री लेना तो ज़रूरी है ना। तो हमने टेक्निकल कंडीशन डाल दी कि भाई आप डिग्री होल्डर रहना चाहिए। या तो पता चला कि सही में कोई बेरोज़गार है और वो कह रहा है कि नहीं आजकल डॉक्टर का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, भाई क्लिनिक डाल देते हैं। नहीं, क्योंकि ऐसे क्लिनिक आपको मैं सही बता रहा हूँ एमपी में बहुत मिलेंगे, अरे एमपी में बहुत मिलेंगे क्लिनिक, या हॉस्पिटल के हॉस्पिटल है, ऑपरेशन भी होते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद पता चलता है कि 2-3 कैंचियाँ तो पेट के अंदर ही रह गई, पेट सिल दिया गया। सही में इतनी यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना नागपुर, धनतोली, रामदास पेट में, तो ये भीड़ क्यों रहती है? तो बेसिकली छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी बहुत क्राउड आता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मालूम है सब नकली डॉक्टर है,
सीरियसली बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो भाई वो अगर प्रोफेशन डालना है तो हम कुछ कंडीशंस तो रखेंगे ना। किसी को लॉयर बनना है, भाई आपने एलएलबी तो करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पॉलिटी पढ़ाना है, अब ये प्राइवेट सेक्टर में चल जाता है, प्राइवेट सेक्टर में चल जाएगा। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में लेगा सिर्फ किसी के पास डिग्री नहीं है और उसको लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको इस तरीके से कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हो, इसका मतलब कोई भी बिजनेस करोगे। अब उसमें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ गया, मतलब आप इमोरली बच्चों को या फिर किसी भी लड़की को खरीदना बेचना, अरे ये भी तो प्रोफेशन का पार्ट है और बहुत बड़े लेवल पे चलता है इंडिया में। लोगों को खरीदना बेचना ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है। मैं बोल रहा हूँ, आपको रास्ते में जो भिखारी दिखते हैं ना, ये तो ठीक है, नागपुर तो गाँव है, आप बड़े शहर में जाओ, बड़े शहर में जो भिखारी है ना, उसमें से आधे भिखारी वो है जो कभी ना कभी किडनैप करके रखे थे। किसी के हाथ तोड़े जाते हैं, किसी के पैर तोड़े जाते हैं और काम पे लगा दिया जाता है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और ये आप अगर रास्ते के भिखारियों को पैसे दे रहे हो तो पहली बात तो ये बंद करो। इतनी दिलदारी दिखानी है ना तो हम लोग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। भिखारियों को पैसा देना मतलब भिखारियों को प्रमोट करना है। आपको क्या लगता है पेट के लिए कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये एक बड़ा सर्कल या फिर एक बड़ा ग्रुप है। उनका बॉस कहीं तो बैठा है, इनको टारगेट मिले हैं। पंचशील स्क्वायर के जो बेगर्स है, एग्जांपल बता रहा हूँ, पंचशील स्क्वायर के बेगर्स है, उनको टारगेट एक दिन में एटलीस्ट 5,000 निकालना है। 5,000 में से 4,000 उनको जाएंगे, 1,000 इनको जाएंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में बहुत बड़े लेवल पे चलता है ये बिजनेस, बहुत बड़े लेवल पे। हम बहुत बार इन औरतों के हाथ में बच्चे देखते हैं और हम लोग पैसे देते हैं। कभी देखना वो बच्चा आपको गलती से ही रोते हुए दिखेगा, मैक्सिमम टाइम वो सोते हुए ही दिखेगा। सोते हुए दिखेगा तो क्यों? उसको घूंटी पिलाई है, खांसी की दवाई नहीं, वो सोते रहे ऐसी दवाई पिलाई गई है। उसको बेहोश किया गया है या फिर उसको दारू पिलाई गई है कि वो उठे ना। बहुत बार गोरा चिट्टा बच्चा दिखेगा, किडनैपेड है, किडनैप करके रखा था उसको चुराया गया है। और लड़कियों को लेके तो ये बिजनेस और बहुत लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, केरला में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्ड बोल रहा हूँ मैं, पुलिस स्टेशन में। यूपी में बहुत कम होते हैं, बिहार में बहुत कम होते हैं। आप ये मत सोचो अच्छा यूपी बिहार में इतना कम क्राइम रेट और केरला में इतना ज़्यादा। अरे वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है इसलिए केसेस ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूपी बिहार में, इसलिए केसेस जाते नहीं। समझ में आई क्या बात? ट्रांसपेरेंसी नहीं है बोल रहा हूं मैं, केसेस लिए नहीं जाते या फिर लोग जाते नहीं है इसलिए केसेस कम मिलते हैं। केरला बहुत हाईली डेवलप्ड स्टेट है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से चलती है, इसलिए वहाँ पे रजिस्टर्ड भी ज़्यादा होते हैं केसेस। ऐसे पूरे देश भर में चलता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या फिर कोई इमोरल बिजनेस हम स्टार्ट करने का किसी को अधिकार नहीं देंगे। इसके अलावा और एक चीज़ आएंगी कि हार्मफुल ड्रग्स बिजनेस है, लगाए बगल में दुकान है चरस गांजा का, थोड़ी ना होने वाला। ऑफकोर्स भाई रॉन्ग प्रोफेशन है, ये नहीं होने वाला। इसके अलावा ड्रग्स के अलावा प्रोफेशन में और क्या बैन हो जाएगा? आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन हो गया, ड्रग्स बैन हो गया, और एक्सप्लोजर्स। हाँ, एक्सप्लोजर्स को लेके आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अब ये मत सोचो कि सर हम लोग दिवाली में फटाके की दुकान नहीं लगा सकते क्या, वो बात अलग हो गई। आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते, ठीक है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमोरल बिजनेस, ड्रग्स, एक्सप्लोजर्स, क्लियर, ठीक है। राइट्स तो अपने हो गए। बस ये राइट टू प्रोफेशन को लेके अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आई थी। हम बस उस केस के बारे में, अनुराधा भसीन केस, उस केस के बारे में बात करेंगे। 2020 सुप्रीम कोर्ट अनुराधा भसीन केस 2020 का मामला है। लॉकडाउन था, लोग ऑनलाइन मुड़े और ऑनलाइन बहुत सारे काम उन्होंने शुरू किए। एग्जैक्टली मामला क्या, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मामला ये था कि इंटरनेट थ्रू ऑनलाइन हम कोई प्रोफेशन, मतलब कोई भी प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं क्या, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ये केस गई। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बड़ा सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि बिल्कुल कोई भी पर्सन, हम लोग 1906 में है ना, राइट? अरे फ्रीडम टू प्रोफेशन ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके चलो, 1906 में है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट था कि कोई भी पर्सन
1906 में प्रोफेशन के थ्रू वो ऑनलाइन इंटरनेट थ्रू भी प्रोफेशन बिल्कुल चला सकता है, और 1906 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वही रिस्ट्रिक्शंस ऑनलाइन प्रोफेशन पे भी लागू हो गए। तो अलग समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इमोरल प्रोफेशन नहीं कर सकते वो ऑनलाइन, है ना। तो अभी अपडेटेड मैटर है ये, तो यूपीएससी बहुत बार अपडेटेड चीज़ों को पूछता है, और इसलिए आप भी थोड़ा जब अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा देखा करो सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है क्या, हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है क्या। आपको एग्जाम्पल्स देने में ये देना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल्स आंसर राइटिंग में, उसके आप न्यूज़पेपर से निकालना। ठीक है, आर्टिकल 19 यहाँ पे होता है हमारा फिनिश। राइट टू फ्रीडम का फर्स्ट राइट हमने फिनिश किया।